एनिमल किंगडम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब क्या पढ़ रहे हैं आप खुद जिसको बिलोंग करते हैं। 5 किंगडम आपने पढ़ा है, जिसमें से हम लोग आज की क्लास में एनिमल किंगडम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले भी आपने करा होगा, बट आपने इसको थोड़े दूसरे तरीके से किया होगा। हम लोग इसको बहुत इंटरेस्टिंग वे में करेंगे। मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत आएगी किसी बच्चे को इसको समझ में। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से। तो इसको जब आप एनिमल किंगडम को समझना स्टार्ट करते हैं, तो इसको समझने के पहले सीरीज ऑफ इवोल्यूशन देख लीजिए। क्या देखते हैं हम लोग? सीरीज ऑफ इवोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया सीरीज ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब है, इवोल्यूशन बायो का कोई ऐसा चैप्टर नहीं है ना जिसमें आपको इवोल्यूशन टर्म सुनने को नहीं मिलेगा। मुझे नहीं लगता आज तक बायो में कोई ऐसा चैप्टर बना है जिसमें आपको इवोल्यूशन टर्म सुनने को ना मिले। सब में सुनने को मिलता है, ठीक है। जगह जगह पे क्लासिफिकेशन में, क्योंकि हमारी बॉडी में जब इतना ज्यादा मॉडिफिकेशन और एडवांसमेंट जब नहीं हुई थी, जब ह्यूमन बींग्स बहुत पहले अर्लियर टाइम में अपना क्या स्टार्ट कर रहे थे, इवोल्यूशन स्टार्ट कर रहे थे, तो ऑब्वियस है कि बॉडी के अंदर के बायोकेमिकल रिएक्शंस और जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं वो थोड़े दूसरे टाइप का होगा, ठीक है। अब जाके ये थोड़ा एडवांस्ड हो गया, ठीक है। तो सीरीज ऑफ इवोल्यूशन को जब हम लोगों ने देखा, तो मैंने आपको पहले भी बताते वक्त चैप्टर 2 में भी इस बात को बताई थी, अभी भी यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि जब हम लोग यहाँ पे 5 किंगडम्स का नाम लिखना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं? मोनेरा लिखते हैं। फिर क्या लिखते हैं हम लोग? प्रोटिस्टा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्रतिष्ठा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एनिमेलिया, प्लांट एनिमेलिया। एंड एनिमेलिया। अब देखिए, आप बोलेंगे ये भाई तो हमें पता है, ये तो हम 9th क्लास से पढ़ रहे हैं, या फिर हमने ये चैप्टर 2 में भी देखा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। बट ये क्या है, वहां मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था चैप्टर 2 में बच्चों से। मैंने आपको बोला था कि मेंशन द बेसिस फॉर सीरीज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ किंगडम्स, यानी कि उसका बेसिस क्या था। तो आप उसके आंसर में क्या लिखते थे? इवोल्यूशन लिखते थे। क्या लिखते थे आप लोग? इवोल्यूशन लिखते थे, ठीक है। तो यहाँ पे एनिमल किंगडम का मतलब है कि आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बेसिस पे सबसे पहले जो चैप्टर 2 में थोड़ा सा मैंने आपको बताया था ना, एक दिन जो मैंने 3-4 टॉपिक्स कराए थे। सबसे पहले किंगडम एनिमेलिया में क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, या फिर एनिमल किंगडम या किंगडम एनिमेलिया, जो भी बोलिए एक ही बात है। इसमें हम लोग सबसे पहले इसके बेसिक और कॉमन फीचर्स लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट सारे बच्चों को पता है, क्योंकि इस सीरीज में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इस सीरीज में एनिमेलिया सबसे नीचे बैठा हुआ है। तो ये अपने आप खुद ही क्लियर कर रहा है कि इसका क्या मतलब है। सेल टाइप इज यूकैरियोटिक। क्या है? यूकैरियोटिक है, प्रोटिक। ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे निकल के सामने आता है कि क्योंकि ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, तो एक और चीज क्लियर हो जाती है कि इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। क्या होगा? इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, ठीक है। पुरानी बुक्स में लिखा होता था न्यूक्लियस प्रेजेंट, न्यूक्लियस एब्सेंट, फिर उसको सही किया गया, बोला गया हम ऐसा नहीं बोल सकते। न्यूक्लियस प्रेजेंट बोलने का मतलब है कि चलिए तब तो ठीक है, लेकिन न्यूक्लियस एब्सेंट का मतलब है कि आप ऐसा एक्सप्लेन कर रहे हैं डीएनए आरएनए सब गायब हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरी मशीनरी होती है उनके पास। वाकई में क्या होता है, सिर्फ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। और प्रोकैरियोट जो है सिर्फ एक मोनेरा है, ये भी पता है आपको, ठीक है। बाकी सारे क्या है यहाँ पे? प्रोटिस्टा से लेके और यहाँ से ले सेकंड से लेके एनिमेलिया तक, ये सब के सब यूकैरियोटिक हैं। तो ऑब्वियस है, ये अपने आप यहाँ पे कहानी क्लियर कर रहा है कि अच्छा, इसका ये मतलब है कि जो एनिमल किंगडम को बिलोंग करने वाले जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे, सारे के सारे कैसे होंगे? यूकैरियोटिक होंगे, ठीक है। देन जब हम आगे पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं, तो हम लोगों को पता है कि एनिमल्स कैसे हो, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। कैसे होते हैं?
हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक में भी क्योंकि हमारे पास वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा वैरायटीज मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी देखने मिलती है। जैसे मैंने हेट्रोट्रॉफिक बोला है, तो सबसे एडवांस टाइप जो है होलोजोइक भी होगा, ठीक है। कुछ पैरासाइट्स भी parasitic, होते हैं। जब मैं आपको क्या पढ़ाना स्टार्ट करूंगी, जब मैं आपको प्लेटीहेल्मिन्थस वगैरह बताना स्टार्ट करूंगी, तो वहां पे आपको वो भी को मिलेगा। जैसे बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब बहुत सारी चीजें। यहाँ ब्रैकेट क्लोज करने का ये मतलब नहीं है कि मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया है, आपको पूरा शुरू से एंड तक पढ़ना है, तो वहां पे हम लोग इसको देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बहुत सारी, अगर कोई डिकम्पोजर है तो वो भी उसका मोड है अपने आप को फीड कराने का। अगर कोई सैप्रोफाइटिक होगा, खुदा ना खास्ता किसी तरीके से कहीं पे उस मोड में आएगा निकल के, वो भी क्या होगा कि भाई वो अपने आप को सर्वाइव कराने के लिए कर रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट जब हम लोग देखते हैं, तो मोस्टली एनिमल्स के अंदर क्या होता है, रिजर्व फूड के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? रिजर्व फूड के फॉर्म में इनके पास चाहे तो ग्लाइकोजन होगा, चाहे क्या होगा, ग्लाइकोजन होगा, और कुछ में फैट भी हो सकता है। दैट में बी ग्लाइकोजन और फैट, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। जब आपने रिजर्व फूड यहाँ पे देखा है, तो हाँ, इस ग्लाइकोजन के बारे में मैं यहाँ पे बता दूं आपको थोड़ा सा। उस दिन भी आपने लिखा था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में, ग्लाइकोजन के बारे में हम लोग जब देखना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग आप क्या मेंशन करते हैं ग्लाइकोजन के रिगार्डिंग, कि ग्लाइकोजन इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। और मैंने बहुत अच्छे से बायोमोलिकुल्स में आपके पास पूरी की पूरी, मैं ये भी डायग्राम भी नहीं बोल सकते उसको, पूरी फोटो अवेलेबल है बहुत सारी चीजों में, जहाँ पे आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि अगर ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ठीक है, ये सारी चीजें अगर ग्लूकोज के पॉलीमर है, फिर इनके अंदर डिफरेंसेस कौन से हैं वो भी मैंने आपको बता रखा है। खैर वो बायोमोलिकुल्स की बात है, तो हम लोग वहां पे करेंगे, ठीक है। लेकिन जब टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हुआ था, हाँ, एक और बहुत अच्छी बात क्या है यहाँ पे, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर दो ही किंगडम थे, एक प्लेंटी और दूसरी। सारी चीजों को इसी में खिचड़ी बना के डाला गया था। जो मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, जो भी सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि एनिमेलिया को पढ़ रहे हैं, किसको पढ़ रहे हैं, एनिमेलिया को। तो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इन दो किंगडम को बांटने के लिए लिनियस ने दो कैटेगरी को यूज किया था, जिसमें से एक मैंने क्या किया, यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको लिख दिया है तीसरे नंबर पे। पांचवें नंबर पे यहाँ पे आएगा कि मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लोकोमोशन कर सके हैं। क्या कर सकते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी फॉर्म्स आएंगे जहां पे हम लोग बोलेंगे कि क्या करेगा ये, किसी सबस्ट्रेटम से अटैच हो गया, वो जैसे जैसे मूव करेगा वैसे वैसे ही अपने आप को भी मूव कराता है। तो बहुत सारी चीजें, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन। जहां भी हम जाते हैं, हर जगह हम लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सेप्शन बैठा हुआ जरूर मिलता है, ठीक है। देन जब हम लोग आगे देखना स्टार्ट करते हैं, इसमें कुछ ऐसे भी एनिमल्स होंगे, निडारियंस की बात कर रही हूँ। अभी आपको बहुत ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है, फ्यू लिख देती हूँ मैं, ऐसा ना हो कि कहीं आप सबके लिए समझ जाइए, ठीक है। इस वजह से कुछ ऐसे इसके मेंबर्स हैं जो क्या करते हैं, मेटाजेनेसिस को शो करते हैं। क्या करते हैं, मेटाजेनेसिस को शो करते हैं। तो हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। फ्यू, metagenesis means मैम? बता रही हूँ, 1 मिनट। few members of animalia, few members of animalia possess metagenesis। इसके कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जो क्या शो करते हैं, मेटाजेनेसिस को शो करते हैं। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये होगा कि व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन अबाउट मेटाजेनेसिस, ठीक है। तो अब मैं आपको मेटाजेनेसिस समझाना स्टार्ट करती हूँ। डिटेलिंग नहीं करा रही, बट इतना जरूर कराऊंगी कि आपको उसका मतलब समझ आ जाए कि उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। मेटाजेनेसिस जो है ना, क्या है, मेटाजेनेसिस जो है, इसके लिए एक की
टर्म या की एक्सप्लेनेशन आती है जो प्लांट्स में भी आपने पढ़ा है, बट एनिमल्स में उसको हम लोग मेटाजेनेसिस बोल देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, इसको हम लोग बोलते हैं मेटाजेनेसिस को ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। ठीक है, मतलब ये है इसका मेटाजेनेसिस का कि आप बोलेंगे हमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन लिखा हुआ भी समझ नहीं आया। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा ये मतलब है कि अगर किसके लिए, एग्जाम्पल पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एग्जाम्पल, का क्वेश्चन है, ढूंढिएगा, जरूर मिल जाएगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी ईयर में जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसका क्या लिखते हैं हम, निडारिया में भी सारे नहीं होते, कुछ होते हैं, निडारिया और सिलेंट्राटा। ठीक है, निडारिया और सिलेंट्राटा, फ्यू मेंबर्स, सब नहीं करेगा, फ्यू मेंबर्स ऑफ निडारिया, फ्यू मेंबर्स ऑफ निडारिया। ठीक है, क्या होता है, मतलब व्हाट मैंने लिख दिया यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन आपका हाउ, कैसे होता है, किस तरीके से होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे ऑर्गेनिज्म 1 है, यहाँ पे क्या है कि हम इंट्रोडक्शन पे चल रहा है, अगर अभी मैंने एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया तो निडेरिया स्टार्ट हो जाएगा, प्लस आपको कंफ्यूजन भी होगी, तो मैं जानबूझ के नाम नहीं लिख रही अभी। यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑर्गेनिज्म 1 और यहाँ पे मैंने लिखा है ऑर्गेनिज्म 2। पॉलिप, मेडुसा वगैरह नाम आते हैं, बट आप अभी मत दिमाग लगाइए उस पर, जब हम लोगों को पढ़ना ही है आगे तो अभी क्यों दिमाग खराब करें उसके लिए। ठीक है, अभी समझा देती हूँ, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, अभी इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। होता क्या है, एक ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्म है, ये ऑर्गेनिज्म 1 का जो फॉर्म है, ये ऑर्गेनिज्म 2 को अगर सेक्सुअली बनाएगा, कैसे बनाएगा, सेक्सुअली बनाएगा, लेकिन ऑर्गेनिज्म 2 जो है ऑर्गेनिज्म 1 को असेक्सुअली बनाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये आता है, जैसे अब एक थोड़ा सा याद कीजिए, प्लांट किंगडम में जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रहा था वो किसका हो रहा था, प्लॉइडी का हो रहा था, पहले हैप्लॉइड फिर डिप्लॉइड, फिर हैप्लॉइड फिर डिप्लॉइड, फिर हैप्लॉइड फिर डिप्लॉइड, बट यहाँ किसका हो रहा है, यहाँ पे इसका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसका फेज जो है वो ऑल्टरनेट कर रहा है, कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, यानी इस ऑर्गेनिज्म 2 को जब भी बनना है 1 से तो इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके ही बनना है, अगर इस ऑर्गेनिज्म 1 को बनना है इस ऑर्गेनिज्म 2 से तो जब भी बनेगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके ही बनेगा। क्या होता है, सिर्फ आपको ये समझ आया, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, मतलब कोई आपसे पूछे कि ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो आपने लिखा है तो किसका है, ये आप किस चीज के लिए ये टर्म यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे विद इन ब्रैकेट डाल देती हूँ, फॉर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब मैंने आपको बोला कि नीट के एग्जाम में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम रिप्रेजेंट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हो सकता है कि बच्चा पकड़ ले ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, तो सीधा क्या करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम पोजेज, रिवील्स और रिजेंबल द फेनोमेना ऑफ मेटाजेनेसिस। तो उसमें क्या किया जाता है, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थस। तो आपको टिक किसके ऊपर करना है, निडारिया के ऊपर टिक करना है। आगे बढ़े हम, कोई दिक्कत किसी बच्चे को इसमें, क्योंकि हम लोग का बेसिस ऑफ क्लास। हाँ चलिए, नो बहुत मैम। स्टोरी की तरह समझिएगा, जैसे कैसे पढ़ना है आपको एनिमल किंगडम मैं बता देती हूँ आपको। ठीक है, होता है 9th में बच्चे बोलते हैं हमें बहुत टफ लग रहा है, बहुत टफ लग रहा है, बट पढ़ाने के बाद ना आप दूसरी जगह के 11th के बच्चों को पकड़ के खुद पढ़ा सकते हैं, इतने आसानी से आप इसको सीखते जाएंगे स्मूथली। करना क्या है आपको, आप सिर्फ ये समझिए कि हम किसी चीज के बारे में कैसे एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, वो चीजें क्या होंगी आपके लिए और आसान हो जाएंगे। और एक एक ऑर्गेनिज्म सबका याद कीजिए, मतलब याद नहीं करना है, एक एक मेंबर आप याद रखिए, उसके फीचर्स को लिखना हमारे लिए आगे जाके आसान हो जाता है। ठीक है, मेटाजेनेसिस हो गया, लेकिन अब यहाँ पे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात आती है, किसकी बात आती है,
या फिर सबसे अच्छा जो आपको समझ आता है, क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। प्लांट का दूसरे तरह का था, प्लांट का क्या था, दूसरे तरह का था। कैसे था दूसरे तरह का? अब सबको तो एक तरीके से नहीं कर सकते ना। याद है मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, कैसे? ऐसे समझिए, प्लांट में जब आप देख रहे थे तो आपने बोला जिसके पास रूट, स्टेम्स, लीव्स जो है बिल्कुल भी कैटेगराइज्ड नहीं है, वेल डिफरेंशिएटेड नहीं है, उसको उठा के आपने बोल दिया, मतलब थैलोइड बॉडी है, उसको आपने बोल दिया थैलोफाइट्स है। थैलोइड से ही थैलोफाइट्स बना है, जिसमें रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना है, मतलब थोड़ा सा एडवांसमेंट वो कर रहा है, उसको उठा के आपने बोला अच्छा ठीक है ये ब्रायोफाइट्स है। बट लाइक आप बोल रहे थे, मतलब दिखता है वैसा बट काम वैसा नहीं करता है, ठीक है। फिर उसके बाद देन आपको क्या था वहां पे, थर्ड में आपने उसकी अगली कैटेगरी पढ़ी, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स। फिर टेरिडोफाइट्स पे आप जैसी है, वहां पे आपको एक स्टेटमेंट देती है आपकी एनसीईआरटी की किताब या दुनिया की कोई सी भी बुक है, वो लिखती है कि पहले ऐसे धरती पे आने वाले इवॉल्व होने वाले प्लांट्स हैं जिन्होंने वेस्कुलर टिश्यूज को, मतलब ट्रू वेस्कुलर टिश्यूज को शो करने का काम किया। तो वहां पे कुल मिला के मेरा बताने का मोटिव ये है कि वहां पे क्लासिफिकेशन दूसरा था, यहाँ हम वही फिक्स करेंगे क्या? हमारी बॉडी में या फिर आपकी बॉडी में कहाँ है रूट्स, स्टेम्स और लीव्स? वैसे तो हम कर नहीं सकते। नहीं समझ आया, दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए कि मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट बैठे हैं। पहले भी मैंने शायद बहुत जगहों पे इस एग्जाम्पल को दिया है, सबसे इजी है आपको समझना। आप में से 10, मतलब क्लास में कैपेसिटी बहुत कम है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल आराम से स्मूथली कराऊं। मुझे 10-10 बच्चों के 5 सेक्शन डिवाइड करने हैं, बांटने हैं। वहां पे मैं क्या करूंगी, मैंने अपने मन से पकड़ के 10-10 बच्चे उठा के डाल दिए। दूसरे दिन दूसरा आया, बोला वैसा है ना, मेरा ना फ्रेंड ए सेक्शन में पढ़ता है तो मुझे आप उसमें डालिए। मैंने उसमें कर दिया, उसमें 11 बच्चे हो गए, जहां से वो आया वहां 9 बच्चे हो गए। तो इस तरीके से ना सब कंप्लेन करने लगे, कोई लड़की कह रही है मेरी फ्रेंड उसमें, मुझे वहां बिठा दीजिए, मुझे वहां बिठा दीजिए। तो इस तरीके से करके बहुत ज्यादा दिक्कत आने लगी मुझे वहां पे। मैंने बोला कि अच्छा मैं एक काम करती हूँ, क्लास टेस्ट रख देती हूँ। क्लास टेस्ट मैंने रखा, 1st to 10th रैंक वाले को सेक्शन ए, फिर 11 to 20 वाले को सेक्शन बी। अब मेरे पास कोई बच्चा कंप्लेन लेके नहीं आएगा, कोई बच्चा नहीं चू चपड़ करेगा, एक भी बच्चा नहीं बोलेगा मेरे से कि मैडम हमारा ना दोस्त उसमें बैठा है। तो आप वहीं पे वो बच्चा थप्पड़ खाएगा, बोलेगा कि अच्छा तुम्हारा दोस्त बैठा है तो उसके जैसा तुम रैंक लेके आते या तुम पढ़ाई करते, ठीक है। यानी जो टॉपर था उस क्लास का, उसको मैंने सेक्शन ए में उठा दिया, रोल नंबर 1 दे दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद स्कूल में सिंगिंग कंपटीशन हुआ, उसी सेम स्कूल में वही सारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हो सकता है कि जो बच्चा ई सेक्शन में 5वें बिल्कुल लास्ट रैंकर जो बच्चा है, जो पढ़ाई में हर सब्जेक्ट में फेल करता है, हो सकता है उसकी सिंगिंग बहुत अच्छी हो और वो सिंगिंग का टॉपर हो जाए। तो वहां पे जो इंटेलिजेंट बच्चा है जो सेक्शन ए में टेस्ट वाइज बैठा था, वो बोलेगा अपना सर्टिफिकेट लाके आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं तो टॉपर हूँ, मुझे आपको ये फर्स्ट प्राइज देना पड़ेगा। तो आपको क्राइटेरिया का मतलब समझ आ रहा होगा। मतलब हम कौन सा पैरामीटर यहाँ पे यूज करेंगे, कौन कौन सा हम यहाँ पे पैमाना यूज करेंगे, जिससे कि हम सारे एनिमल्स को क्लासिफाई कर सकें। और एक चीज मैं आपको पहले समझा दूं यहाँ पे, अगर आपको ये क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन समझ आ गया ना, क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन और ब्रैकेट में डाल दीजिए एनिमल्स। सबके लिए अलग अलग होगा, सबके लिए क्या होगा, एनिमल्स। केमिस्ट्री में आप लोग जितने केमिकल्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं, वहां थोड़ी लगा दीजिएगा इसको, उसके हाथ पैर थोड़ी होते हैं, वहां पे हम इस चीज को नहीं लगा सकते। तो सबके लिए पूरी दुनिया में क्राइटेरिया क्या होता है, अलग अलग होता है। अब ये चैप्टर आसान कैसे है सो मैं आपको बता देती हूँ, क्यों इजी है। प्लांट किंगडम से भी आसान चैप्टर है ये, उससे भी इजी है। भले आपको फाइलम बहुत सारे तोड़ मरोड़ के पढ़ने हैं, बट उतनी कॉम्प्लिकेशंस इसके अंदर नहीं है, एनिमल किंगडम के अंदर। आपको जितने क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगी ना, ऊपर से लेके नीचे तक, सबको आपके सारे सारे में पॉइंट डालना है। एज फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, देखिए। पहला फर्स्ट पॉइंट अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, पहला पॉइंट मान लीजिए सिमेट्री लिख दिया मैंने, क्या लिखा, सिमेट्री लिख दिया। या सिमेट्री तो बहुत बात की बात हो गई, हैबिटेट लिखते हैं पहले, क्या लिखते हैं, उससे भी आसान, उससे भी इजी, उससे भी इजी। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, हैबिटेट लिखते हैं, ठीक है। मैंने क्या लिखा, हैबिटेट लिख दिया। हैबिटेट के अंदर आप रनिंग में स्टेटमेंट बनाते रहिएगा नोट्स में, ठीक है।
हो नहीं सकता, बहुत आसान सी चीज है, बचपन से बच्चे पढ़ते आते हैं। हैबिटेट का मतलब है भाई आप ये बताइए कि वो ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल है। अब फिश के केस में तो आएगा नहीं है, फिशेस पढ़ना है हम लोगों को, फिशेस पढ़ना है, उसके टाइप्स पढ़ने हैं। फिश के केस में तो ये सुटेबल होगा नहीं, फिर आप बोलेंगे ऐसा कैसे काम चलेगा। टेरेस्ट्रियल है, अगर एक्वेटिक हुआ, अगर क्या हुआ, एक्वेटिक। एक्वेटिक हुआ। अगर एक्वेटिक हुआ तो यहाँ पे दो कंडीशंस हैं। इन द केस ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स दे मे बी ऑफ फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर, और मैरीन वाटर। खूब पढ़ेंगे आप। पहला पॉइंट सबको टर्न करके देखिए, जितने आपके पास वहां पे मेंबर्स बैठे हुए हैं सबको उठा के जब आप देखना स्टार्ट कीजिएगा, पहला पॉइंट अब पहले ही इस बात को प्रिंट करके दिमाग में बिठा लीजिए। क्या आपको पॉरीफेरा लिखना है, पहला पॉइंट हैबिटेट, क्या हैबिटेट है उसका। सिलेंट्रेटा लिखना है, पहला पॉइंट हैबिटेट, ठीक है। टिनोफोरा लिखना है, पहला पॉइंट हैबिटेट। जब इवोल्यूशन करते 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 फिशेस तक, मतलब अभी तो हम कहाँ चल रहे हैं, नॉन कॉर्डेट्स पे चल रहे हैं। जैसे ही हम लोग कॉर्डेट पे जाने के बाद फिशेस के बाद एम्फीबियंस पे जाएंगे, वो आपका इवोल्यूशन चैप्टर क्लियर कर देगा। वो बताएगा अच्छा हमें समझ आ गया कि इवोल्यूशन जो है वो वाटर में हुआ है, पानी में हुआ है। इवोल्यूशन कहाँ हुआ है, वाटर के अंदर हुआ है, पानी में हुआ है। तो ये तो पता है सबको, बट होता नहीं कि कोई टैग की तरह जुड़ गया। जैसे हम लोग हेलेरन का नाम पढ़ते हैं इसके लिए कि हु प्रपोज्ड या हु क्वाइंड दिस स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट दैट इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑकर्ड इन वाटर, तो उसमें आपको जेबीएस हेलेडन का नाम लिखना पड़ता है। खैर वो बात की बात है, बाद में करेंगे हम लोग। दूसरा देखिए यहाँ पे सेकंड हम लोग करते हैं। पहला क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन का हैबिटेट है, इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ हो सकता है कि आप में से कोई बच्चा फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर में कंफ्यूज करे। फ्रेश वाटर का मतलब है, फ्रेश का ये मतलब कि एक्वागार्ड लगा हुआ है, एक्वागार्ड से पानी फिल्टर हो रहा है तो पी रहे हैं, वो ऐसा नहीं है। फ्रेश वाटर का मतलब है लो सैलिनिटी। फ्रेश वाटर का मतलब है लो सैलिनिटी, ठीक है। मतलब क्या है कि उसका सॉल्ट कंटेंट जो है वो कम होगा। क्या होगा, उसका सॉल्ट कंटेंट कम होगा, जिसकी वजह से जैसे हम लोग जो पानी पीते हैं वो क्या है, फ्रेश वाटर है। क्या है वो, फ्रेश वाटर है। और जो किसी गटर का पानी है ना जिसकी सैलिनिटी लो हो, वो भी फ्रेश वाटर के अंदर आता है। अब जैसे मछलियां हैं गंदे पानी में, तालाब में या वैसे जगहों पे सरवाइव करती है जहाँ पे क्या है, पानी है लेकिन बहुत गंदा है, बट वहां की सैलिनिटी लो है, फ्रेश वाटर के अंदर आता है। हो सकता है आपके घर के बाहर जो नाला बह रहा हो वो भी फ्रेश वाटर की कैटेगरी में आता है। मरीन तो है नहीं, ऐसा तो नहीं है सी या ओशन के वाटर का इक्विवेलेंट है। फ्रेश वाटर में मतलब लो सैलिनिटी है, और मेरीन वाटर का मतलब है हाई सैलिनिटी। कहीं ऐसा ना हो कि गलती से आप समझ लीजिए कि अच्छा फ्रेश का मतलब फ्रेश है और मेरीन का मतलब पोल्यूटेड है। ऐसा नहीं है, उसके बेस पे नहीं किया गया, सैलिनिटी वाइज किया गया। इसका क्या मतलब है, हाई सैलिनिटी। क्या किया गया है, हाई सैलिनिटी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे सिमेट्री देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप फाइलम लिख रहे हैं, अगर आप फाइलम लिख रहे हैं और उसको आपको 3 नंबर का दिया गया है आपको एग्जाम में उसके ऊपर नोट लिखने के लिए, आपको पता है मार्किंग स्कीम में थक गई आपको बता बता के कि आपको ईच एंड एवरी पॉइंट पे हाफ मार्क मिलता है। तभी आपने नोटिस किया होगा मैंने आपको हमेशा बोला टू द पॉइंट आंसर लिखिए, कहानी मत बनाइए। आधा ही नंबर मिलना है तो पॉइंट दीजिए उसको जो टीचर को वहां पे नजर आए, ठीक है। सेकेंड, हम लोग यहाँ पे सिमेट्री की बात करते हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना, तो हम लोग सिमेट्री को इस तरीके से कर लेते हैं। सिमेट्री ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। खूब अच्छे से समझिएगा, सिमेट्री सब में जाएगा। आपकी बॉडी में भी सिमेट्री आती है। आपकी दुनिया में कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है ना जो एनिमल है, जो क्या है, एनिमल है। क्या पढ़ रहे हैं आप, एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं। कोई भी, कोई फिश हो, कोई कीड़ा मकोड़ा हो, मॉस्किटो हो, मच्छर हो, कोई भी दुनिया का ऑर्गेनिज्म हो ना, ये पॉइंट जरूर जाएगा उसमें। सिमेट्री लिखी जाती है, 2000% गारंटीड है। अगर आप सिमेट्री नहीं लिखेंगे आपके नंबर कटेंगे, पहले मैंने बता दिया। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सिमेट्री पढ़ रहे हैं। सिमेट्री का 3 ही टाइप होता है, चौथा कोई टाइप नहीं होता है दुनिया में। दुनिया में कोई चौथा टाइप नहीं होता है, ठीक है। मैंने आपको बार बार बताया है कि एसिमेट्रिकल का मतलब है कि
मतलब कोई शेप नहीं है उसका, जिसके पीछे आप ए लगा देते हैं उसका क्या मतलब है कि उसका कोई प्रॉपर वहां पे शेप नहीं है, जिसकी वजह से आप लोग उसको क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल। ठीक है, सबसे पहला वही लिख लेते हैं हम लोग, ए, घबराने की जरूरत नहीं है, शांति से सोचिए। पहला हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे एसिमेट्रिकल। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे दूसरी जो सिमेट्री आती है यहाँ पे वो आती है सबसे थोड़ा सा उससे भी आसान, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री। देन हम लोगों के पास है बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, देखिए एसिमेट्रिकल है, क्या है, एसिमेट्रिकल है। स्टेटमेंट तो बनाने के कोई ये नहीं है, लिमिट नहीं है, कुछ भी बनाइए आप स्टेटमेंट। भाई ऑर्गेनिज्म जो है ना वो पता नहीं कैसा है, जैसा है कुछ पॉलीफेरा वगैरह ऐसे आएंगे उठ के, पता चला ये इस तरीके से नीचे एक सबस्ट्रेटम से अटैच है। इसको मैं स्टेटमेंट दे देती हूँ इसको मिटा के, ठीक है, रफ में तो इसके ऊपर भी बनाया जा सकता है। एसिमेट्रिकल में मैं स्टेटमेंट दे देती हूँ, देखिए। हाँ लिखिए इसके लिए, the body of asymmetrical organisms can't be divided into two equal halves from any plane। मतलब क्या है, कुल मिला के मोरल स्टोरी क्या निकला इसके लिए, भाई ऑर्गेनिज्म है ना, इस बेचारे को हम कहीं से भी काट के देख रहे हैं, चाहे एज फॉर एग्जांपल अगर हम इधर से काट रहे हैं, पता चल रहा है कि ये जो है ये इसके बराबर नहीं है। अगर हम इधर से ऊपर से नीचे काट रहे हैं तो ये इसके बराबर नहीं, क्या हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं एसिमेट्रिकल। ठीक है, दूसरी बारी आती है रेडियल सिमेट्री की। क्या है रेडियल, ये बेचारा तो अपने नाम से ही सारी कहानी क्लियर कर रहा है। रेडियल सिमेट्री का मतलब है कि ये मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा गोल मटोल सा है, स्फेरिकल जैसे बॉल होता है ना, बॉल की तरह। ठीक है, बॉल की तरह है, तो उसको अगर आप क्या करते हैं, यहाँ से काट के देखते हैं, मतलब इस पॉइंट से बेचारा हो गया 2 इक्वल हाफ में डिवाइड। अगर इधर से काटेंगे तब भी हो जाएगा, इधर से काटेंगे तब भी हो जाएगा, इधर से काटेंगे तब भी। अच्छा, एक चीज और है, जो बच्चे लिखने में गलती करते हैं जिसकी वजह से मैं नंबर काटती हूँ बच्चों के, एक चीज का आंसर बताइए मुझे। कई बार होता है कि बच्चे एक्सप्लेनेशन में लिखते हैं कि रेडियल सिमेट्री मींस वी कैन इजीली डिवाइड दैट ऑर्गेनिज्म इन 2 इक्वल हाफ्स। ठीक है, फ्रॉम मेनी प्लेन्स। ठीक है, लेकिन बच्चा वहां पे गलती क्या करता है, फ्रॉम मेनी प्लेन्स तो लिख दिया, क्या ऐसे है 2 इक्वल हाफ में, आंसर दीजिए यस और नो। आधा आधा है, नो मैम, इधर से है, इधर से, नो मैम, इधर से नहीं, कहाँ गलती हो रही है, पासिंग फ्रॉम द सेंटर। यस मैम, हाँ, इतना तो सबको पता है, पासिंग फ्रॉम द सेंटर। पासिंग फ्रॉम द सेंटर, बच्चा कहता है मैडम मैंने सही लिखा, आपने पूरा गलत कर दिया, मुझे आधा नंबर भी नहीं दिया। क्या ये कहीं से भी सही है? बच्चा लिख रहा है कि हम बहुत सारे प्लेन से काटेंगे ना तो ऑर्गेनिज्म कहाँ हो रहा है, बताइए मुझे, नहीं हो रहा है, तो क्या हो गया, ये गलत हो गया। तो कहाँ आपको सावधानी बरतनी है, सो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि एग्जाम में जब आपसे पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, लिखते वक्त इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, पासिंग फ्रॉम द सेंटर। अगर आपने ये नहीं लिखा है सेंटर, देखिए मैंने यहाँ पे ब्लू कलर का बना दिया है सेंटर ताकि आपको समझ आए, पासिंग फ्रॉम द सेंटर। ऐसे मैथ्स को मैं पढ़ा नहीं रही, इतना तो आप लोगों को पता होगा। देखिए
रेडियल सिमेट्री में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे द बॉडी ऑफ radial, the body of radial symmetry showing organisms, radial symmetry showing organisms can be divided, पहले वाले में can't है, cannot है, can be divided into two equal halves from many planes. पासिंग, इसका कीवर्ड क्या है? पासिंग फ्रॉम द सेंटर, पासिंग फ्रॉम द सेंटर, क्योंकि ऊपर वाला तो बायलेटरल में फिट बैठेगा। अगर पासिंग फ्रॉम द सेंटर लिखना भूल गए तो हाँ, एक प्लेन करना होगा वहां पे, ओनली वन प्लेन होगा पासिंग फ्रॉम द सेंटर। हो गया कहानी क्लियर? ठीक है। The body of radial symmetry showing organisms can be divided into two equal halves from many planes passing from the center. तो यहाँ पे आपके लिए जो की स्टेटमेंट है ना वो क्या है? अगर आपने नहीं लिखा पासिंग फ्रॉम द सेंटर और अगर आपके एग्जामिनर नंबर काटते हैं तो वो कोई गलती नहीं करते हैं, वो सही है अपनी जगह पे, क्योंकि पासिंग अभी मैंने आपको दिखा भी दिया है, गलती करके भी मैंने बता दिया है। एक स्फेरिकल बॉल है, आप काटे जा रहे हैं बहुत सारे प्लेन से पकड़ के, बट वो टू इक्वल हाफ्स में डिवाइडेड नहीं है, बिकॉज आप उसको सेंटर से पास करता हुआ क्रॉस नहीं कर रहे थे। तो ये क्या हो गया? रेडियल सिमेट्री हो गया। ठीक है। उसके बाद हम लोग बायलेटरल सिमेट्री की तरफ मूव करते हैं। अपनी बॉडी इमेजिन कर लीजिएगा। जब कभी बायलेटरल सिमेट्री में कंफ्यूजन हो ना, मैं बच्चों को यही बोलती हूँ, अगर आपको कभी एग्जाम में ऐसा लगे ना हम बायलेटरल सिमेट्री नहीं लिख पा रहे हैं, अपनी बॉडी को याद रखिएगा, कभी गलत नहीं लिखिएगा। बायलेटरल सिमेट्री आपकी बॉडी की भी है। ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जिसमें थोड़ा सा वेल प्लान्ड बॉडी स्ट्रक्चर आएगा, एडवांसमेंट आएगी, वो बायलेटरल सिमेट्री को शो करने का काम करते हैं। ठीक है। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे क्या किया कि एक छोटा सा लीजर्ड का एग्जांपल ले लिया हमने। किसका ले लिया? लीजर्ड का यहाँ पे एग्जांपल ले लिया। ठीक है। डायग्राम पे मत जाइए, आपने देखा है इसलिए बना दिया मैंने। ठीक है। आप लोग मेरे से अच्छा बना सकते हैं। देखिए भाई, इसको जब आप देखते हैं ना तो यहाँ पे एक बात क्लियर है कि आप अगर ऐसा सोचे कि हम इसको ऐसे काट दें बीचों बीच, दो पैर ऊपर दो पैर नीचे, तो पीछे तो पूंछ चली जाएगी ना इसकी, पीछे तो उसकी टेल चली जाएगी, तब ये टू इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। अगर ये सीधा है, अगर आपने इसको ऐसे काटा, अगर आपने इसको बीचों बीच ऐसे काटा, जैसे आपके नोज के नाक के पास से ऐसे अगर आपने इसको काट दिया, यानी कि ओनली वन प्लेन। बायलेटरल सिमेट्री को शो करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी जो है टू इक्वल हाफ्स में डिवाइडेड होती है। बट कैसे टू इक्वल हाफ्स में डिवाइडेड होती है? सिर्फ एक प्लेन से, सिर्फ एक प्लेन से। तो ऊपर वाला स्टेटमेंट आएगा, द बॉडी ऑफ बायलेटरल सिमेट्री शोइंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स फ्रॉम ओनली वन प्लेन। यहां मैंने क्या लिखा है? फ्रॉम मेनी प्लेन्स। समझ आ रहा है फर्क? अगर आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो आप जिंदगी में कभी गलती नहीं कर सकते। अगर आप किसी चीज के बीच में डिफरेंशिएशन अच्छा कर सकते हैं तो मतलब आप उसमें कभी एग्जाम में मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, बायलेटरल सिमेट्री यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे द बॉडी ऑफ organisms, the body of organisms can be divided into two equal halves from only वन प्लेन। यहाँ पे जो
कीवर्ड है ना, ये कुछ ज्यादा ही रनिंग हो गया, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा रब कर देती हूँ, एक साथ हो गया ये। यहाँ पे कीवर्ड क्या है, फ्रॉम ओनली वन प्लेन। अच्छा, एक प्लेन से ज्यादा सोच के देखिए, चलिए टाइम है आपके पास, मैं लिख रही हूँ इतने देर तक, फ्रॉम ओनली वन प्लेन, सोच के देखिए, एक प्लेन से ज्यादा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, नेवर। तो यहाँ पे जैसे आपने पासिंग फ्रॉम द सेंटर को अंडरलाइन किया है, यहाँ पे क्या अंडरलाइन जाएगा, फ्रॉम ओनली वन प्लेन। ठीक है, तो ये हो गया। इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ आपको, इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत, सिमेट्री में मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी। No, ma'am. इसको हम लोग, हाँ बहुत आसान है, 9th क्लास का सेम एज इट इज मैंने पढ़ाया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी बच्चे को, बहुत आसान है, सारी चीज ही आसान है। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो टफ है। तो एक हम लोग असाइनमेंट क्वेश्चन का पेज बनाते हैं, उसमें हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। आई थिंक डेट आज 8th हो गया है, 8 नवंबर। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन लिखिए, विच phylum is known for, which phylum is known for its special phenomena of metagenesis। मेटाजेनेसिस आंसर क्या होगा, जल्दी बोलिए, Nidaria. आंसर क्या होगा? ठीक है, वेरी गुड, निडारिया लिखिए, सिलेंट्रेटा लिखिए, एक ही बात। अच्छा, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बताया, लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, जल्दी बोलिए, लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? Arthropoda. हाँ, ऑर्थ्रोपोडा। मतलब कुछ जो चीजें हैं ना, जो होता है कि हम सुनते आते हैं या बहुत सारा कॉन्सेप्ट उससे बिलोंग करता है, अगर आपको कभी याद ना आए ना, तो दिवाली के टाइम में आप एक बल्ब जो आपके घर के बाहर जल रहा होता है, मतलब उस सीजन से मिलते जुलते टाइम में, ठीक है, जैसे अभी से ही आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े आने स्टार्ट हो गए हैं। एक लाइट के ऊपर, एक ट्यूब लाइट के ऊपर जितने इंसेक्ट्स बैठे होते हैं ना, वो आपके विलेज के, आपके सिटी के, मतलब आपके मोहल्ले की पॉपुलेशन से ज्यादा होती है। तो बोला जाता है कि पूरे वर्ल्ड में 10 में से 8 जो ऑर्गेनिज्म हैं, 10 में से जो 8 ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, वो ऑर्थ्रोपोड्स हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इंटरेस्ट करने के लिए, रटने को मैं नहीं बोल रही, अपने आप याद हो जाएगा। मेंशन द नेम ऑफ द लार्जेस्ट फाइलम। ऑर्थ्रोपोडा आंसर लिखेंगे इसका। मैंने 99.99% बच्चों को देखा है ना, आर छोड़ देते हैं इसमें, मैंने इसलिए ब्लॉक में लिखा है इसको। पता नहीं बच्चे ऑर्थ्रोपोडा लिखते हैं, आर निकाल देते हैं, बीच का लिखते हैं ऑर्थोपोडा। थोड़ा सा जल्दबाजी में बोलने में, सुनने में जरूर ऐसा लगता है कि ऑर्थ्रोपोडा हम बोल रहे हैं, तो आर थोड़ा सा जल्दी से निकल गया बीच में से। आर अगर आपने नहीं लिखा तो नंबर नहीं मिलेंगे आपको, अब टेक्निकली नंबर दिया जा रहा है बायोलॉजी में भी। तो ऑर्थ्रोपोडा जो है, ये जब आप लिखेंगे तो आर जरूर लिखेंगे यहाँ पे, ऐसा नहीं करेंगे कि आर आप खा जाएंगे, आपने लिखा ही नहीं, बोलेंगे कि फिर हमें नंबर चाहिए। अब नहीं होता ऐसा। अगर मैं आपको बोलूं कैट लिखने को और आपने सी की जगह एच लिख दिया, हैट लिख दिया, नंबर मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। तो अब थोड़ा सा स्पेलिंग एरर पे भी नंबर कटते हैं बायो में भी। आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे लिखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑल द, मैं नाम नहीं लिख रही ताकि आप नाम भी खुद से लिखना सीखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑल द टाइप्स ऑफ सिमेट्री।
मतलब कि एसिमेट्रिकल, बायलेटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, सबके बीच में आपको क्या करना है, खुद से डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, खुद से आपको क्या करना है, वहां पे डिफरेंशिएट करना है। ये आरती आपकी फर्स्ट क्लास है आज, रिप्लाई करेंगे एक बार उधर से। आरती आपकी फर्स्ट क्लास है आज, मैंने नाम नहीं देखा इसके पहले इसलिए पूछ रही हूँ, जल्दी रिप्लाई कीजिए उधर से। संजना शायद आपकी सेकंड क्लास है, और एक मुझे निभा दिख रहा है नेम यहाँ पे, निभा की भी शायद फर्स्ट क्लास है आज। एक बार रिप्लाई कर दीजिए उधर से। यस मैम। हाँ, तो देखिए जो असाइनमेंट क्वेश्चंस आप ये लिख रहा है ना, जो असाइनमेंट क्वेश्चंस मैं आपको लिखवा रही हूँ, ये असाइनमेंट क्वेश्चंस आपको देख के नहीं करना, क्योंकि मैं एक भी क्वेश्चन इसमें से बाहर से नहीं लिखवाती। सारे क्वेश्चन उसी क्लास के उसी टॉपिक से होते हैं, भले आप पढ़ लीजिए थोड़ा सा, आधे घंटे कॉपी देख लिया, बुक देख लिया, गूगल कर लिया, बट जो आंसर्स है ना इसके, वो आपको खुद से लिखना है। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ बर्डन डालने के लिए या फिर देख के लिखने के लिए आपको क्वेश्चन लिखवा दिया है। अभी भी मैंने आपको सिखाया है सिमेट्री, बाकी बच्चे तो फेमिलियर हैं इस चीज से, आप लोग करते आ रहे हैं पहले से, तो बाकी बच्चों को नहीं बोलूंगी, बाकी तो आप लोग को पता है। तो इसलिए मैं बच्चों को कि जो असाइनमेंट क्वेश्चन है उसकी कॉपी अलग करके इसको करना स्टार्ट करेंगे, कुछ और हो या ना हो, लेकिन जिस दिन आप लोग सारे बच्चे टोटल जितने भी बैठ के पढ़ रहे हैं, जिस दिन आप नीट का एग्जाम देने जाएंगे ना, उस दिन चाबी देती हूँ। अब देखिए, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जितनी सिमेट्री है ना उनके बीच में डिफरेंसेस लिखने का आप यहाँ पे काम कर लेंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया, व्हाट डू यू, कैसे लिखना है इसको बता देती हूँ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस से आप क्या समझते हैं, ऐसे करना है आपको, मैं बता देती हूँ। देखिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ वहां पे आपको इस चीज को एक्सप्लेन करना है। ये पेज नहीं ओपन हो रहा है यहाँ से, हाँ ये आ गया। देखिए सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे बताना है कि मेटाजेनेसिस इज द ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन विच ऑर्गेनिजम्स ऑल्टरनेट देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस। वो किसको यहाँ पे ऑल्टरनेट कर रहे हैं, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को ऑल्टरनेट करने का काम कर रहे हैं, इसी को आपको वहां पे मेंशन, एक लाइन लिखना है, बहुत ज्यादा आपको वहां पे स्पीच देने को नहीं बोला मैंने। ठीक है, बाकी हम आगे कंटिन्यू करते हैं, एक और पेज क्वेश्चन का, उसका नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए आगे हम लोग यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं, क्योंकि हम क्राइटेरिया पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो पहला क्राइटेरिया क्या था, हैबिटेट था, दूसरा क्राइटेरिया क्या था, सिमेट्री थी, अब क्या है यहाँ पे, बॉडी जर्म लेयर्स। नंबर दे जगह मैं स्टार बना के लिखती जा रही हूँ आगे। ठीक है, यहाँ पे बॉडी जर्म लेयर्स, जर्म लेयर्स, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बॉडी जर्म लेयर्स। ठीक है, अब ये बॉडी जर्म लेयर्स की जब हम बात करते हैं, तो ऑर्गेनिज्म दो ही टाइप के हो सकते हैं। द ऑर्गेनिजम्स may be डिप्लोब्लास्टिक, अब ये 9th के बच्चे प्लास्टिक को प्लास्टिक लिख देते हैं, पता नहीं क्यों, प्लास्टिक मैंने देखा पी लिख देते हैं उसमें, प्लास्टिक लिख दिया, पता नहीं क्या याद आता है उनको, डिप्लो ब्लास्टिक। मैंने बहुत सारे बच्चों को 9th में देखा है वो प्लास्टिक लिख देते हैं यहाँ पे, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक में भी डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। अभी ये समझाना मेरा काम है, आपको बीच में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चाहे तो वो डिप्लोब्लास्टिक होगा चाहे वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, इन दोनों के बीच में भी आपसे डिफरेंसेस पूछे जाते हैं।
जो भी पहले लिखा जाता है उसको हम कॉलम में क्या करते हैं, लेफ्ट साइड देते हैं। तो पहला हमारे से पूछा जा रहा है डिप्लोब्लास्टिक, और दूसरा हमारे से पूछा जा रहा है ट्रिप्लोब्लास्टिक। दूसरा क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, ट्रिप्लो। डिप्लोब्लास्टिक वैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स, डिप्लोब्लास्टिक organisms possess only two body germ layers। ये सिर्फ 2 बॉडी जर्म लेयर्स को शो करने का काम करते हैं। दैट इज, पहला, पता नहीं दैट इज को, अच्छा कोई बात नहीं, मैं ब्रैकेट में डाल दिया। पहला क्या होगा, ये एंडोडर्म। दूसरा क्या है, मेरे साथ साथ लिखिएगा तो हो जाएगा, क्योंकि रनिंग में लिख रही हूँ। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको दिक्कत होती है पढ़ने में। ब्लैक बोर्ड पे भी जब मैं लिखी थी तो मुझे याद है कुछ बच्चों को दिक्कत होती थी लिखने में। तो एंडोडर्म का मतलब इंटरनल लेयर। इसका क्या मतलब है यहाँ पे, इंटरनल लेयर। और एक्टोडर्म का मतलब है एक्सटर्नल लेयर। बता देती हूँ क्या है, अभी तो बस मैंने लिखा है, समझाया नहीं है। इधर लिखते हैं प्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में, इधर 2 लिखा है, डाई मतलब 2 और ट्राई मतलब 3। तो इधर हमने डिप्लोब्लास्टिक लिखा है, तो इधर हम क्या लिखेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं हम ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स possess three क्या हो गया अचानक से बीच में, possess 3 body germ layers। इसका मतलब है यहाँ पे 1 2 3 हम कर देंगे, इस तरीके से होता है। अगर यहाँ पे ये सबसे अंदर वाला है, उसके बाद याद रखिएगा मेसोडर्म बाद में बनता है। कैसे बनता है मैं सिखाती हूँ आपको कैसे बनता है। दूसरा और फिर तीसरा। अगर आप बाहर से अंदर लिखते हैं तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, या फिर जैसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो 1 2 और 3। तो इसको हम लोग लिखते हैं, बाहर का है एक्टोडर्म, फिर है बीच वाला मेसो, मतलब बीच में होता है मेसोडर्म। कैसे जो आम खाते हैं आप, तो उसके बीच वाले लेयर को मेसोकार्प बोलते हैं ना। मेसो मतलब बीच में होता है, जहां जहां पे मोस्टली मेसो वर्ड आता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है लास्ट वाला एंडोडर्म, एंडोडर्म। और यहाँ पे आपको क्या करना है, डिप्लोब्लास्टिक में भी एक फोटो बनानी थी, इधर पता नहीं कैसे स्पेस नहीं बचा। कुछ नहीं करना है इसमें, बाहर एक्टोडर्म है, दोनों ई ही हो जाएगा, इसलिए मैं ये नहीं कर रही। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये पहला लेयर और ये दूसरा लेयर, ठीक है। मैं समझाती हूँ बनता कैसे। एक रफ पेज यूज करेंगे हम लोग,
आगे बढ़ती हूँ। देखिए पहले क्या होता है, ये एंडोडर्म बन गया और फिर क्या है एक्टोडर्म। रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी काम देगा आपको, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे रिप्रोडक्शन चैप्टर जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वहां पे भी यही बात आपको बताई जाती है कि पहले यहाँ पे एंडोडर्म बनता है। क्या बनता है? एंडोडर्म। एंडोडर्म मतलब अंदर का, इंटरनल, ठीक है। उसके बाद क्या बनता है? एक्टोडर्म बनता है। क्या बनता है? एक्टोडर्म बनता है, ठीक है। इसी के बीच में से कुछ सेल्स जो हैं वो डिफरेंशिएट करके, क्या करके? डिफरेंशिएट करके, ठीक है, वो यहाँ पे मीजोडर्म बनाने का काम करते हैं। तो तभी तो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म आगे जाके इवोल्यूशन करते 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 डिप्लोब्लास्टिक से कैसा हुआ? ट्रिप्लोब्लास्टिक हुआ। अब जाके इसके बीच में से कुछ सेल्स ने डिफरेंशिएट करके मीजोडर्म बनाना स्टार्ट कर दिया। याद रखिएगा, जिस ऑर्गेनिज्म में जितनी ज्यादा कैटेगराइजेशन होती है ना, जिस ऑर्गेनिज्म में जितनी ज्यादा कैटेगराइजेशन का मतलब सेल के बहुत सारे टाइप, टिश्यू के बहुत सारे टाइप, ऑर्गन के बहुत सारे टाइप, ऑर्गन सिस्टम के बहुत सारे टाइप, वो उतना ज्यादा एडवांस होता है। वो उतना ज्यादा क्या होता है? एडवांस होता है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो पहले जो है वो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स आए, उसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स आए। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू सीरीज ऑफ इवोल्यूशन डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स वेर इवॉल्व्ड अर्लियर। अगर आपसे पूछा जाएगा इन दोनों में से पहले किसका इवोल्यूशन हुआ था, पहले इवोल्यूशन हुआ था यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स का, और फिर इवोल्यूशन किसका हुआ था? ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स का। मतलब कि यहाँ पे जब हम जर्म लेयर्स देखना स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं? जर्म लेयर्स जब हम देखना स्टार्ट करते हैं तो एक ये रहा अंदर वाला, और एक आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे सबसे बाहर वाला बना रहे हैं। बीच वाला लेयर जो है वो नहीं है यहाँ पे, उसका कोई नामो निशान नहीं है। यानी अभी तक जब आप देखना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे ओनली 2 लेयर्स हैं। बाहर का जो है दैट इज एक्टोडर्म, और अंदर का जो है दैट इज एक्सटर्नल लेयर। मतलब कि दोनों मैंने एक ही को दिखा दिया। 1 मिनट। एक क्या है यहाँ पे ऊपर है, एक क्या है यहाँ पे ऊपर है, उसको रब करके मैं ठीक करती हूँ। 1 मिनट। बाहर वाला ये ऊपर वाला एरो ठीक है, नीचे वाले एरो को ठीक करना है। नीचे वाले एरो को ऊपर ले जाना है। यहाँ पे स्पेस नहीं बचा था इसलिए हमने कर लिया। यहाँ पे देखिए इसको क्या करना है आपको, यहाँ पे मैं इसको ऊपर कर देती हूँ। ये जो है ये अंदर वाला जो लेयर है यहाँ पे, ये हमारा ये क्या है? एंडोडर्म। ये रहा, ठीक है। एक क्या है? एंडोडर्म है, दूसरा क्या है? एक्टोडर्म है। तो अगर आपसे सीरीज ऑफ इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा तो सीरीज ऑफ इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे पहले कौन से ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए हैं? डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। और उसके बाद कौन से ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर वाले पेज पे हम लोग क्या करते हैं, और कुछ क्वेश्चंस को ऐड करते हैं यहाँ पे। चलिए 5वां क्वेश्चन लिखिए, 5th क्वेश्चन यहाँ पे। differentiate between ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। रुक जाइए 1 मिनट, हम लोग इसको सही करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए इसको ठीक करते हैं। डिफरेंशिएट organisms on the basis of number of germ layers। अब कीजिएगा डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक में, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ देयर जर्म लेयर्स कर देती हूँ, या फिर ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ जर्म लेयर्स। उन्हीं का होगा और किसका होगा, ठीक है। ये 5वां क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, जिसमें आपने बॉडी जर्म लेयर्स देखा पहला, मतलब अभी मैंने पढ़ाया, किसी को भी पहले बाद में लिख सकते हैं, ये कोई सीरीज की एवोल्यूशन नहीं है। और यहाँ पे सबसे पहला तो आप लोग जानते हैं ऑलरेडी कि हमेशा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हैबिटेट को फर्स्ट पॉइंट देते हैं। हैबिटेट को हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट पॉइंट देते हैं, हमेशा पहले लिखने का काम करते हैं। सबसे पहले हैबिटेट जाता है, उसके बाद सिमेट्री। आप देखिए ना, टर्न करके थोड़ा सा बुक पलटिए, दिख जाएगा आपको साफ साफ। जो मैं बोल रही हूँ ना, वो आपको रटने की जरूरत नहीं है, किताब पलटना स्टार्ट कीजिए, साफ साफ सब में दिख जाएगा। कोई ऐसा फाइलम नहीं होगा जिसमें आपको डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक ये शब्द या फिर इस चीज को मेंशन ना किया गया हो, नहीं होगा कभी भी, नेवर। हमेशा उसमें क्या होता है, मेंशन जरूर किया जाता है, ठीक है। और फिर आपने सिमेट्री के बाद क्या देखा, यहाँ पे हम लोगों के पास था ये डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। एक और आसान सा है, बहुत इजी है, ठीक है, जो सेल चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था। The type of cell organization. The type of cellular organization. हम लोग यहाँ पे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, पहले इसको समझा देती हूँ आपको। देखिए, हम लोग जो यूनिसेलुलर या वैसी कोई कैटेगरी है वो सब तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम लोग यहाँ पे मोस्टली क्या है, जो सिंगल ओपनिंग वाला जो पॉलीफेरा आएगा, मटके जैसा स्ट्रक्चर होता है, सिंगल ओपनिंग होती है, ऑस्कुलम वगैरह, उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एक सबस्ट्रेटम से अटैच होता है इस तरीके से। हाँ, एक चीज और है कि इनको शुरुआत में प्लांट्स में उठा के डाल दिया गया था। पॉलीफेरा जो है, मतलब मेरे ख्याल से स्टेटमेंट ही, गूगल जब आप कीजिएगा ना पॉलीफेरा के बारे में, किताबों में मैंने नहीं देखा इस लाइन को लिखा हुआ, बट मोस्टली जब आप गूगल करना स्टार्ट कीजिएगा या फिर कई ऐसे वीडियो जो आपको साफ साफ वहां पे मेंशन करता है, शुरुआत में इनको उठा के प्लांट्स में डाल दिया गया था। तो इनको बोला जाता है कि ये दिखते कैसे हैं, प्लांट लाइक। सही में दिखता है प्लांट लाइक। जब आप उसको देखते हैं किसके अंदर, मतलब उसकी फोटोज जब आप देखना स्टार्ट करते हो, कैसा दिखता है आपको, प्लांट लाइक दिखता है, ठीक है। अभी हम लोग एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा, ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बहुत इजी है, आसान है, तो इसको मैं आपको बता देती हूँ। अब ये बेचारा क्या है, इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होगा। क्या होगा, सेलुलर होगा। क्या मतलब है इसका, अगर सेलुलर है, क्वेश्चन पूछते हैं कई बच्चे, अगर सेलुलर है तो ये ऐसे अलग अलग होकर सेल सेल बैठा रहता है, इसने शेप कैसे बना लिया? फिर ऐसा सेलुलर है कि ये आपस में ऑर्गेनाइज करके टिश्यू नहीं फॉर्म कर पाए हैं, वैसा सेलुलर है, ठीक है। अब जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसके आगे जैसे इंग्रेडिएंट्स पे पढ़ेंगे, तो फिर हम लोग बोलते हैं टिश्यू लेवल। किसी ने बोल दिया उसको लूज टिश्यूज होते हैं, किसी किताब ने लिख दिया कि भाई लूज टिश्यूज तो हैं बट प्रॉपर अपने आप को वो अरेंज नहीं कर पाते हैं, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे निकल के सामने आती है, ठीक है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि आप यही सीखेंगे कि जैसे आप चैप्टर एग्जैक्टली सेल चैप्टर में भी, और सेल चैप्टर के सिवाय आपने एक दूसरे कौन से चैप्टर में, पहले चैप्टर में द लिविंग वर्ल्ड में भी आपने देखा था। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखना स्टार्ट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप का हो सकता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कैसा हो सकता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। सेल हो गया, सेल से मिलके क्या होता है, टिश्यू बनता है। तो टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, टिश्यू के बाद हम लोग देखते हैं टिश्यू आपस में ऑर्गेनाइज के क्या बनाते हैं, यहाँ पे ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि ऑर्गन हो गया बट अभी तक उसमें ऑर्गन सिस्टम ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है। तो ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे, ऑर्गेनिज्म लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हो गया आपका ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फिर हो गया, ऑर्गन के बाद क्या फॉर्म होता है पता है आप लोगों को, ठीक है। ऑर्गन के बाद सिस्टम, हाँ, ऑर्गन सिस्टम, इतना ही पढ़ा है। अब ऑर्गेनिज्म तो बेचारा बन ही जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो एक जो ऑर्गेनिज्म है ये सब में है, कोई सा भी फाइलम उठा के देखिए,
इस 4 के सिवा कोई और आपको वहां पे नहीं सुनने को मिलेगा। आपको ये अच्छा कोई उठा के देगा, चाहे तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे टिश्यू लेवल, चाहे ऑर्गन लेवल, चाहे ऑर्गन सिस्टम लेवल। और व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स? तो यहाँ पे भी जो सीरीज है वो निकल के किसकी सामने आती है? इवोल्यूशन की। किसकी सीरीज है ये? इवोल्यूशन की। हो ना हो बट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे भी जाके इवोल्यूशन फिट हो जाता है, क्योंकि जो सेलुलर लेवल को शो करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? प्रिमिटिव होते हैं। कैसे होते हैं? या तो हम उसको कैसा बोल सकते हैं? प्रिमिटिव बोल सकते हैं, या लो लेवल के होते हैं, लो कैटेगरी के होते हैं। और बाय डिफॉल्ट जो ऑर्गन सिस्टम को शो कर रहा है, इसका मतलब है कि वो ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं? एडवांस्ड हैं। कैसे हैं? एडवांस्ड हैं अपने आप में। तो प्रिमिटिव से एडवांस की तरफ बढ़ने की स्टोरी को बायोलॉजी में इवोल्यूशन टर्म दिया गया है। किसका? इवोल्यूशन का टर्म दिया गया है। ठीक है, हो गया ये असाइनमेंट क्वेश्चन। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल को mention क्या बोल रहे हैं? मैम प्रोटोप्लाज्मिक लेवल को मेंशन हाँ है, वो सेल के अंदर ही, क्योंकि उसी के अंदर आता है तो ये कंटेन कर लेता है अपने आप को, उसके अंदर समराइज कर लेता है। बात करेंगे हम लोग जब वो आएगा तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन लिखिए। 6th क्वेश्चन। हाउ मेनी एम हो गया यहाँ पे, इसको सही करने दीजिए। हाउ मेनी बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑब्जर्व्ड? हाउ मेनी body organizations are observed in एनिमल किंगडम? सिर्फ हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? पहले थोड़ा सा मैं याद दिला दूं आपको, जब मैं आपको क्या पढ़ा रही थी? जब मैं आपको प्रोटिस्टा पढ़ा रही थी। ठीक है, याद दिला देती हूँ मैं आपको थोड़ा सा। अगले पेज पे हम लोग चलते हैं। देखिए, जब मैं आपको प्रोटिस्टा पढ़ा रही थी तो प्रोटिस्टा के बारे में मैंने आपको बोला था कि ये मोस्ट हेट्रोजेनस किंगडम है। दूसरी बात, प्रोटिस्टा जो है एक्सक्लूसिवली, क्या है? एक्सक्लूसिवली। जो आप प्रोटोप्लाज्म वाला पूछ रहे हैं ना, उसका रीजन बताती हूँ मैं, क्यों कुछ किताबों में लिखा हुआ है। एक्सक्लूसिवली वर्ड जरूर ऐड किया होता है। एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉफिक विदाउट एनी एक्सेप्शन। ये कैसे हैं? एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉफिक है और इनके अंदर कोई भी ऑटोट्रॉफिक नहीं मिलता। लेकिन इसी प्रोटिस्टा के अंदर, हम इसकी बात नहीं कर रहे, इसी प्रोटिस्टा के अंदर क्या था? डायटम्स भी बैठे थे। जिन डायटम्स को आप बोल रहे थे कि सी ओशन के अंदर चीफ प्रोड्यूसर है, तो भाई ये ईस्ट जा रहा है तो ये वेस्ट जा रहा है, इसका इसके साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है। डायटम कहाँ ये चीफ प्रोड्यूसर है और कहाँ ये बेचारा सब का सब हेट्रोट्रॉफिक है विदाउट एनी एक्सेप्शन। पहले शुरुआत में बहुत पुरानी किताबों में प्रोटोजोअन्स वगैरह को एनिमल किंगडम में पॉलीफेरा के पहले पढ़ाया गया था। वहां तक इस प्रोटोप्लाज्मिक लेवल की बात करी जाती थी, अब नहीं की जाती है बात। क्योंकि हम कहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं? अभी एक बात बताइए ना, हम लोग किससे पढ़ना स्टार्ट करेंगे? पॉलीफेरा से। और पॉलीफेरा बेचारा जो सबसे थर्ड कैटेगरी का है, उसी को हम सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दे रहे हैं। किसका दे रहे हैं? सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दे रहे हैं। तो यहाँ तो सवाल ही नहीं उठता कि हम इसके आगे तो प्रोटोप्लाज्मिक कहीं नहीं आएगा है, इससे पीछे जाता है प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म जो है किसी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, सेल के बाहर तो हम लोग कहीं पे पढ़ते नहीं है उसको। अब आया समझ में? और कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। और कोई दिक्कत किसी को? चलिए ठीक है, तो हम इसको क्लियर करते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट पेज पे, ये 6th क्वेश्चन था हमारा, इसके आगे हम बढ़ रहे थे। 7वां क्वेश्चन लिखिए, 6th है, 7th लिखिए। विच फाइलम, क्योंकि मैंने 2-3 बार नाम ले लिया है, दिक्कत होगी तो हम फिर से करेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं। विच फाइलम पोजेस सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी
ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा आंसर? जल्दी बोलिए। पोरीफेरा। यस, हाँ ठीक है। ये सब बहुत ज्यादा पूछा जाता है नीट में, क्या ऑर्गेनाइजेशन है, कैसा है, किस में पाया जाता है। तो धीरे धीरे जब हम सीरीज में चलेंगे तो हम लोग को याद हो जाएगा। उसका देखिएगा एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा इसका। अगला क्वेश्चन, मेंशन सम क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन। आज क्लास में जितना बताया है उतना ही लिखेंगे, आगे हम लोगों का बचा हुआ है अभी। जितना मैंने आपको बताया है उतना ही नोट कर लेंगे आप। मैंने आपको हैबिटेट बताया है, हैबिटेट लिख लेंगे, ठीक है? तो उतना आप लोग नोट कर लेंगे। इसको पूरा कर देती हूँ मैं। आगे लिखिए 9th क्वेश्चन। Which phylum possesses प्लांट लाइक? अब देखिए कैसे गुणा किया जाता है आपको। प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स, क्या हो जाएगा आंसर? पोरीफेरा। आंसर क्या होगा इसका? यस यस, वेरी गुड। बीएचयू का क्वेश्चन है जब अलग अलग एग्जाम्स होते थे, ठीक है? 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से आपको एक के ऊपर टिक करना है। आखिरी क्वेश्चन लिखिए, राइट नोट ऑन रेडियल। वैसे मैंने वहां पे डिफरेंशिएशन दे दिया है, बट ये मोस्टली पूछा जाता है सब्जेक्टिव पेपर्स में, तो मैंने आपको ये दे दिया है। बच्चा वही गलती करता है यहाँ पे, पासिंग फ्रॉम द सेंटर लिखना भूल जाता है, ये मिस्टेक होती है बच्चों से।